ओके, तो हम लोग जरा डिस्कशन कर रहे थे सेक्शन वन की। और सेक्शन वन में आप सबको पता है कि हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं ऑल टुगेदर। सेक्शन वन का पहला चैप्टर है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है वो है रिलीजियस। रिफॉर्मर्स। थर्ड हमारे पास चैप्टर है EIC एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। फोर्थ हमारे पास चैप्टर है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिफ्थ हमारे पास चैप्टर है सर सैयद अहमद खान। और लास्ट हमारे पास चैप्टर है लैंग्वेजेस। अच्छा नाउ अगर आप लोग इन 6 चैप्टर्स को देखो सेक्शन वन के, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा। जो हमारे ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों के साथ चैप्टर वन कर चुका हूँ, चैप्टर टू कर चुका हूँ। और हम लोग जरा शुरू कर रहे हैं चैप्टर थ्री। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर थ्री, EIC एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात आप लोग जरा याद रखिएगा कि जो हमारे पास चैप्टर थ्री है, EIC एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन, जिसको मैं आज आप लोग के साथ शुरू करवा रहा हूँ। EIC एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। 1750 टिल 1850। ये वाला चैप्टर हमारा लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी है। इसमें छोटी छोटी चीजें बहुत हैं। और उसके बाद जो हमारा सिलेबस है सेक्शन वन का, जिसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, इट वोंट टेक मच टाइम। और इनशाला सितंबर में ये पूरा सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, अक्टूबर से हम लोग सेक्शन टू पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एक्सपेंशन को जरा स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है फ्रॉम सेक्शन वन। और अक्सर जो आपकी पिक्टोरियल सोर्सेज बनती हैं, पिक्चर सोर्सेज जो आपकी बनती हैं एग्जाम्स में सेक्शन वन से, पिक्टोरियल सोर्सेज, आप लोग अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस उठाओगे तो ज्यादातर जो पिक्टोरियल सोर्सेज अभी तक आई हैं फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, उनका ताल्लुक इसी ही चैप्टर से है, चैप्टर थ्री, EIC एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। ओके, तो हम EIC और ब्रिटिश एक्सपेंशन को जरा देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर को अगर तुम लोग देखो तो इस चैप्टर में हमारे पास दो चीजें हैं, EIC, और दूसरी चीज हमारे पास है ब्रिटिश एक्सपेंशन। सही है, दो अलग अलग चीजें हैं, ऑल्दो दोनों रिलेटेड हैं। अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं, व्हाट वी हैव डन इन चैप्टर वन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर टू, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि EIC, जिसका फुल फॉर्म था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया में क्यों आए थे? वाई वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन इंडिया? EIC इंडिया में क्यों आई थी? तो आपका वन वर्ड आंसर क्या होगा? क्या रीजन था, EIC इंडिया में क्यों आई थी? जल्दी से मुझे जरा बताइए आप लोग ऑन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, फॉर ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी फॉर ट्रेड। अच्छा, ये तो हम सबको पता है, और ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई। लेकिन हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यही ईस्ट इंडिया कंपनी, विद द पैसेज ऑफ टाइम यही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल करना शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यही ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया को रूल करना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कहानी डिस्कस करेंगे, स्टोरी डिस्कस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से रूलर कैसे बनी इंडिया की। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या कहानी डिस्कस करनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडर से रूलर कैसे बनी, ये हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, इनका आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लो। सम ऑफ द क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर, सारे नहीं हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे प्रोग्रेस करेगा और भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्व्ड इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। वो आपसे सवाल में पूछ रहे हैं कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों इन्वॉल्व हुई थी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। सही है, ये पहला सवाल है 7 मार्क का। अच्छा, जब भी 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा हम लोग कितने पैराज बनाएंगे ये हम सबको पता है। हम लोग 3 पैराज बना देंगे। सही है। अच्छा, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द अपील ऑफ इंडिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। कह रहे हैं बता दो इंडिया क्यों अट्रैक्ट करता था। अपील का मतलब क्या है? अट्रैक्ट। इंडिया क्यों अट्रैक्ट करता था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। अगर मैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कंपेयर करूं तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और इनका आंसर भी सेम होगा, सिर्फ एग्जामिनर ने सवालों को रीफ्रेस कर दिया है। पहले सवाल में वो आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट। बता दो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों इन्वॉल्व हुई ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। दूसरे सवाल में वो आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन द अपील ऑफ इंडिया। बता दो इंडिया क्यों अट्रैक्ट करता था ईआईसी को ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक है, तो दोनों का क्वेश्चन एक ही है और आंसर भी इसका एक ही होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये तुम सवाल देखो, अगर हम ट्रेंड देखें तो तुम्हें जून 2014 में नजर आ रहा है, फिर जून 2016 में ऐसे ही ये सवाल आगे भी आया है। तो ये एग्जामिनर का एक फेवरेट 7 मार्क क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन 1। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सही है, ऑन एंड ऑफ हर कुछ मतलब सेशंस के बाद एग्जामिनर इस सवाल को रिपीट करता है। ओके, अच्छा उसके बाद आपके पास एक और है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। 4 नंबर का सवाल है। इसमें आप लोग 1 पैरा बनाओगे विथ 4 वैलिड सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम लोग जरा ईआईसी को डिस्कस करते हैं पहले, और फिर हम लोग एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। तुम लोग जरा मुझे यहाँ तक जल्दी से चैट बॉक्स पे गाइड कर दो कि तुम लोग को यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। कैन आई गेट सम अदर रिस्पॉन्सेज? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड एट द मोमेंट। क्या मुझे और रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं? ओके, तो हम लोग जरा इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईआईसी ट्रेडर से रूलर कैसे बनी। आई थी ट्रेड करने एंड दे एंडेड अप रूलिंग इंडिया। ठीक है, तो हम ये पूरी कहानी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ईआईसी एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। चलो अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोग के साथ आंसर डिस्कस करूंगा। आप लोग प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे फोकस रखोगे, ठीक है? और हम लोग जल्दी से चीजों को रैप अप करेंगे। ओके, सो हियर इज द सजेस्टेड आंसर फॉर यू पीपल, और इसमें हम जरा देखेंगे कि ईआईसी इंडिया में क्यों आई थी। पहला रीजन, स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट रीजन, द अब थोड़ा सा
जब भी 7 मार्क का क्वेश्चन आए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया करो, 1-2 लाइंस का, और उसके साथ फिर अपना पैरा मर्ज कर दिया करो। तुम्हें 7 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 रीजंस डिस्कस करने हैं, तो जरा हम डिस्कस करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का कि क्या थी, ये ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी। सही। और ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होती है, जिसका काम होता है बाइंग एंड सेलिंग, चीजों को खरीदना और आगे सेल करना। ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी formed in 1600 and was given permission by Queen Elizabeth I to trade in Indies, ईस्ट इंडीज एंड इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये एक ब्रिटिश कंपनी थी, एक बिजनेस कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, और इसको इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन क्वीन एलिजाबेथ वन ने दी थी। सही। और आपको पता है, जाहिर सी बात है, जब भी किसी बिजनेस को ट्रेड करना होता है किसी और कंट्री में जाके, तो उसको अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो ईआईसी ब्रिटिश कंपनी थी, तो इसको परमिशन दी थी क्वीन एलिजाबेथ ने टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिया क्यों आई, वाई वॉज इट इंटरेस्टेड इन इंडिया? इट इनिशियली फोकस्ड ऑन द स्पाइस ट्रेड। ईआईसी इंडिया में जो सबसे स्टार्टिंग में आई थी, इसका पर्पस क्या था, स्पाइस ट्रेड। आपको पता है इंडिया की स्पाइसेस पूरी दुनिया में फेमस थी और आज भी हैं। मतलब तुम ये समझो, तुम ये इमेजिन करो, मैं तुम्हें मिसाल दे के बात समझाऊं कि अब तो पहले तो सब कॉन्टिनेंट था, फिर सब कॉन्टिनेंट का 1947 में डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान बना। सही है। हमारा एक ब्रांड है शान फूड्स, और आपको पता है शान फूड्स स्पाइसेस बनाते हैं। शान फूड्स की स्पाइसेस पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर हैं। इससे हमें किस बात का अंदाजा हो रहा है कि इंडिया की जो स्पाइसेस हैं वो बहुत पुराने जमाने से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने का मकसद भी क्या था, स्पाइस ट्रेड। दे वांटेड टू ट्रेड इन स्पाइसेस, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इंडिया से स्पाइस का ट्रेड करेंगे, हम इंडिया से स्पाइसेस लेके यूरोप, अफ्रीका, पूरी दुनिया में सेल करेंगे तो हम पैसे कमा सकते हैं। बट लेटर शिफ्टेड इट्स फोकस टू टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स फ्रॉम इंडिया। आए थे ट्रेड करने स्पाइसेस में, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि यार इंडिया के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया के अंदर तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्पाइस का ट्रेड उन्होंने करना शुरू किया, फिर वो टेक्सटाइल के ट्रेड पर आ गए, और टेक्सटाइल आप सबको पता है, फैब्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India was considered to be the golden sparrow with resources such as spices, cotton, silk, tobacco, opium, tea, etc. grown which attracted EIC. तो देखो, अब द पॉइंट इज, आए थे ट्रेड करने स्पाइसेस में, लेकिन उन्होंने देखा कि यार इंडिया के अंदर तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। इंडिया में स्पाइसेस भी हैं, सिल्क भी है, टोबैको भी है, ओपियम भी है, टी भी है, कॉटन है, जूट है, और भी क्रॉप्स लिख देता हूँ, कॉटन है, जूट है, मल्टीपल क्रॉप्स हैं। तो इसकी वजह से वो इंडिया में अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने स्पाइसेस के साथ साथ इन सारे रॉ मटेरियल्स के अंदर भी ट्रेड करना शुरू कर दिया और पैसे कमाना शुरू कर दिए। ठीक है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने आंसर में लिखनी होगी। इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था क्योंकि इंडिया वॉज रिच इन रिसोर्सेज, जो अभी हमने डिस्कस करी। तो इंडिया गोल्डन स्पैरो कहा जाता था इंडिया को, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रिसोर्सेज थी, और यही वजह थी कि ईआईसी इंडिया में इंटरेस्टेड थी। तो ये तो हो गया एक रीजन कि ईआईसी इंडिया में क्यों इंटरेस्टेड थी। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे रीजन पर आते हैं जल्दी से। ब्रिटेन वॉज एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तुम में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? जल्दी से बताओ प्लीज। यूरोप वॉज, वेरी गुड, जबरदस्त। यूरोप वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्टिनेंट्स, यूरोप की बात कर रहा हूं, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्टिनेंट्स
जहां पर मशीन्स इन्वेंट हुई थी, मशीन्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या इन्वेंट हुई थी? मशीन्स। और मशीन्स ने लेबर को सब्स्टिट्यूट कर लिया था पहले। पुराने जमानों में सारा काम लेबर करती थी, हाथों से होता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स आई, और क्या आए? लोकोमोटिव्स, स्टीम इंजन्स। तो ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में, यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे और आज भी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल, ये जितने कंट्रीज के मैंने नाम लिए, इन सब कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मशीन्स आ गई थी, मशीन्स इन्वेंट हो गई थी। यार लेकिन मुझे एक बात ये बताओ तुम लोग सोच के, कि क्या मशीन्स ऐसे ही काम करेंगी? या फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फैब्रिक बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? जल्दी से बताओ। क्या मशीन्स खाली काम करेंगी, या उनको कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए टू वर्क ऑन? हमें अगर फैब्रिक बनाना है तो क्या हमें रॉ मटेरियल चाहिए? हमें चाहिए रॉ मटेरियल। हमें कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, समझो इस बात को, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मशीन्स तो बन गई थी, लेकिन भाई मशीन से प्रोडक्ट बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए था। अगर ब्रिटेन ने फैब्रिक बनाना था तो उसके लिए कॉटन चाहिए थी, और कॉटन ब्रिटेन में नहीं ग्रो होती थी, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में तो टेम्परेचर जो है वो कोल्ड है। और आपको पता है कॉटन, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, खरीफ क्रॉप है, समर क्रॉप है, समर्स में ग्रो होती है। तो ब्रिटेन के पास मशीन्स तो थी, लेकिन रॉ मटेरियल्स नहीं थे। और वो रॉ मटेरियल्स उनको कहाँ से मिल सकते थे? जल्दी से बताओ। वो रॉ मटेरियल्स उनको कहाँ से मिल सकते थे? वेरी गुड, परफेक्ट। इंडिया जो थी, इंडिया की जो मार्केट थी, इंडिया एज अ कंट्री गोल्डन स्पैरो था। इंडिया उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था, मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ब्रिटेन में मशीन्स आ चुकी थी, लेकिन मशीन्स को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, तो इंडिया जो था वो मेन सोर्स था रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटेन को पता था कि अगर हम इंडिया में आके ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ से कॉटन लेके जाएंगे, हम यहाँ से सिल्क लेके जाएंगे, हम इसको प्रोसेस करेंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में सेल करेंगे और इससे पैसे कमाएंगे। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस ब्रिटेन की नज़र में ये थी कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मशीन्स आ चुकी थी, और उन मशीन्स के लिए उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जो कि इंडिया से मिल सकते थे। सही है। एक और बात देखना, एक और बात क्या थी? भाई एक और बात ये थी कि इंडिया की पॉपुलेशन उस वक्त बहुत ज्यादा थी और आज भी है। और आपको पता है जिस कंट्री के, जिस रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो अट्रैक्टिव मार्केट होती है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ऐसी जगह पे जाके बिजनेस करे, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है ना? तुम भी कोई बिजनेस करोगे तो तुम ऐसी जगह पे अपना बिजनेस करना चाहोगे जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। तो अब हुआ ये कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और ईआईसी को पता था कि अगर हम इंडिया में सक्सेसफुल हो गए तो हम इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ईआईसी इंडिया में आई थी। सही है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप लोग एक छोटा सा काम ये करो, जल्दी से, बी क्विक। आप लोग जल्दी से इन दो रीजंस को खुद से गो थ्रू करो, फिर मैं फर्दर रीजंस पे आगे डिस्कशन करता हूँ। जल्दी से गो थ्रू करो। और मैं एक बात रिपीट कर दूं, जब आप हिस्ट्री का आंसर कंपोज करोगे तो आपने रट्टा मारना है, चीजें याद करनी है। देखो अक्सर बच्चे ये कहते हैं, सर नहीं हम याद नहीं करेंगे"। बेटा याद करना जरूरी है। याद करने का तरीका ये है, बार बार लेक्चर को गो थ्रू करो, बार बार नोट्स में से पढ़ो, तो तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप लोग ये समझोगे हिस्ट्री में कि यार हम एक दिन पढ़ के जाके टेस्ट दे देंगे और A स्टार आ जाएगा,
ऐसा नहीं हो सकता, मेहनत करना जरूरी है। मेहनत और स्मार्ट वर्क, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि नहीं यार हम तो एक दिन पहले पढ़ लेंगे और जाके स्कूल में एग्जाम दे देंगे, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो अब हम थर्ड रीजन पे आते हैं जल्दी से। एक और रीजन, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों इंटरेस्टेड थी। अब्दुल्ला इंशाल्लाह मैं वेडनेसडे वाले दिन डिस्पैच करवा दूंगा, ठीक है, ऑन वेडनेसडे। सही है। चलो आगे बढ़ते नाउ। अब हम आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों इंटरेस्टेड थी। एक रीजन तो हमने डिस्कस किया कि इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन स्पैरो। दूसरा हमने डिस्कस किया कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और उनको चीप रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जो कि उनको इंडिया से मिल सकते थे, और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी जो कि ईआईसी के लिए अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल मार्केट थी। अब हम आते हैं थर्ड रीजन पे। अच्छा, अब इस बात को जरा तुम्हें गौर से समझना है और तुम्हें फिर बात समझ में आएगी, ठीक है। नाउ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सबसे पहले, अच्छा, हाउ इज पॉपुलेशन लिंक्ड विद ईआईसी। ईमान बेटा एक बात मुझे ये बताओ, जब आप बिजनेस करोगी, जब भी आप बिजनेस करोगी, तो आप, दो ऑप्शंस अगर मैं आपको दूं, एक ऐसी जगह है जहां पे पॉपुलेशन कम है और एक ऐसी जगह है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, आप कहां पर बिजनेस करोगी, जल्दी से बताओ। दो ऑप्शंस दिए हुए, अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज लेस एंड अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज मोर, वेयर अ पॉपुलेशन इज हाई। आप कहाँ पे बिजनेस करोगी। लार्ज पॉप क्यों, वजह क्या है, लार्ज पॉपुलेशन वाली जगह पे तुम क्यों बिजनेस करना चाहोगी। सर ताकि हम ज्यादा पॉपुलेशन को प्रोडक्ट सेल करें। वेरी गुड, हम ज्यादा सेल करें और प्रॉफिट कमाएं। इस वजह से ईआईसी इंडिया में आई। ईआईसी को पता था इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, वो ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे और पैसे कमाएंगे। क्लियर हो गई बात। डन। चलो ओके। नाउ थर्ड रीजन पे आते हैं। अच्छा, ये बात भी याद रखना, ईआईसी सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सबसे पहले गई थी इंडोनेशिया। कहाँ गई थी वो सबसे पहले, इंडोनेशिया। इंडिया नहीं आए थे सबसे पहले वो गए थे इंडोनेशिया। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले गई इंडोनेशिया। लेकिन उन्होंने वहां पर क्या देखा, उन्होंने वहां पर ये देखा कि यार वहां पर तो डच बैठे हुए हैं, डच, नेदरलैंड्स, आपको पता है ना कंट्री डच किनको बोलते हैं, वो लोग जो नेदरलैंड्स में रहते हैं। नेदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि यार इंडोनेशिया में तो डच बैठे हुए हैं और डच का कंट्रोल है, डच ज्यादा पावरफुल है। और इधर एक बात याद रखना कि ये राइवलरी चल रही थी, राइवलरी चल रही थी, सही है, बिटवीन डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन चारों कंट्रीज की आपस में राइवलरी चल रही थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ईआईसी शुरू में गई इंडोनेशिया, लेकिन उन्होंने देखा कि यार वहां पर तो डच बैठे हुए हैं, डच डोमिनेंट है। तो फिर ईआईसी ने किया क्या, ईआईसी ने फिर इंडोनेशिया को छोड़ के, दे ट्राइड देयर लक इन इंडिया, फिर वो इंडिया आ गए वापस। उन्होंने बोला कि यार इंडोनेशिया में तो काम करने का फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे डच बैठे हुए हैं और डच बहुत स्ट्रांग है, तो हम इंडिया जाके ट्रेड करते हैं। मेरा तुम लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या ये डिसीजन, अहमद दिस इज द ऑनलाइन क्लास गोइंग ऑन फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो अगर किसी ने रिवाइज करना है वो इस क्लास में बैठ सकता है। आई नो ये मैं फिजिकल क्लासेस में करवा चुका हूँ, कोचिंग सेंटर में मैं करवा चुका हूँ। दिस इज द ऑनलाइन बैच गोइंग ऑन, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो। अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिश ईआईसी ने देखा कि यार इंडोनेशिया में तो डच बैठे हुए हैं, तो ब्रिटिश ईआईसी ने अपनी फॉर्चून इंडिया में आजमाई। और मुझे जरा एक बात ये सोच के बताना तुम सब कि क्या इनका ये इंडिया आने का डिसीजन इनके लिए फॉर्चुनेट साबित हुआ या अनफॉर्चुनेट साबित हुआ, जल्दी से बताओ।
क्या इंडिया ब्रिटिश के लिए फॉर्चुनेट था या अनफॉर्चुनेट? इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, इट प्रूव्ड टू बी अ फॉर्चुनेट डिसीजन फॉर देम। ब्रिटिश जब इंडिया आए तो इंडिया ब्रिटिश के लिए फॉर्चुनेट साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया में ट्रेड किया, पैसे कमाए और बाद में इंडिया को कैप्चर कर लिया। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि ब्रिटिश पहले गए इंडोनेशिया, ब्रिटिश ईआईसी इंडोनेशिया गई। इंडोनेशिया में डच बैठे हुए थे। ब्रिटिश कहाँ आ गए? ब्रिटिश आ गए इंडिया में। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिश ईआईसी थी ना, ये कंपटीशन में थी, कंपटीशन में किसके साथ कंपटीशन में थी? डच, पोर्चुगीज और फ्रेंच। और जो ब्रिटिश ईआईसी थी वो, या फिर ब्रिटिश, वो डच, पोर्चुगीज और फ्रेंच से आगे निकलना चाहते थे। किस में आगे निकलना चाहते थे, जल्दी से बताओ। ब्रिटिश ईआईसी डच, पोर्चुगीज और फ्रेंच से किस चीज में आगे निकलना चाहते थे? ट्रेड में आगे निकलना चाहते थे। दे वांटेड टू डोमिनेट ट्रेड ओवर देयर यूरोपियन राइवल्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। It fought against Dutch, French, and Portuguese in the Indian Ocean and got success. The British EIC established its trading post in Surat, Madras, Bombay, Bengal. अब क्या हुआ? ब्रिटिश ईआईसी जब इंडिया में आई तो ब्रिटिश ईआईसी ने इंडिया में ये देखा कि यहाँ पर डच भी हैं, फ्रेंच भी हैं, पोर्चुगीज भी हैं। ब्रिटिश ईआईसी ने डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच सबको हराया, बैटल्स में डिफीट किया, और इंडिया में उनको सक्सेस मिली। ब्रिटिश ईआईसी ने इंडिया के अंदर डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच सबको हराया, वन बाय वन डिफीट किया, और इंडिया का कंट्रोल अपने पास रख लिया। ठीक है। यहां तक आप सबको बात समझ में आ रही है कि ब्रिटिश सबसे पहले इंडोनेशिया गए थे, फिर वो इंडिया आए क्योंकि वो ट्रेड में आगे निकलना चाहते थे। ये बात सबको समझ में आ रही है? बेटा जल्दी जल्दी प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करना, बिकॉज मुझे क्विकली आगे बढ़ना है विद द अदर टॉपिक्स एज वेल। इज एवरीवन गेटिंग द पॉइंट अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार? ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो ब्रिटिश ने इंडिया में स्टैब्लिश करी ट्रेडिंग पोस्ट। ब्रिटिश ने इंडिया में क्या स्टैब्लिश करी? ट्रेडिंग पोस्ट। और ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने कहाँ पे स्टैब्लिश करी? उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करी सूरत, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, कैलकाटा, मल्टीपल प्लेसेस में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करी। ये जिन प्लेसेस में ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करी, ये इंडिया के सी पोर्ट्स थे। ये इंडिया के सी पोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ईआईसी ने जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वो सी पोर्ट्स पे क्यों एस्टेब्लिश करी, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? वाई ब्रिटिश ईआईसी एस्टेब्लिश्ड इट्स ट्रेडिंग पोस्ट एट द सी पोर्ट्स? सी पोर्ट्स में क्यों उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश करी जहां से वो ट्रेड करते थे? क्या रीजन था? बिकॉज इट वॉज इजी फॉर ट्रेडिंग। सेकेंडली पहले जितना इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो शिप्स के थ्रू होता था। आज भी ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो शिप्स के थ्रू होता है, लेकिन आज हमारे पास थ्रू एयर भी होता है। सही है, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होता है, लेकिन पहले तो एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था जब ब्रिटिश ईआईसी इंडिया में आई थी। तो ईआईसी अपना पूरा ट्रेड करते थे बाय शिप। वो इंडिया से प्रोडक्ट लेके जाते थे यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अलग अलग प्लेसेस में जाके सेल करते थे। तो इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश ईआईसी ने काम क्या किया, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई सूरत, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल के अंदर, जो कि इंडिया के सी पोर्ट्स थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाद में ब्रिटिश ईआईसी ने इन ट्रेडिंग पोस्ट की हिफाजत के लिए
इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन ट्रेडिंग पोस्ट को मिलिट्री पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखो, इंडिया के अंदर ब्रिटिश के बहुत सारे एनिमीज थे। डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज। सही। और ब्रिटिश की नज़र में जो लोकल इंडियन ग्रुप्स थे वो भी ब्रिटिश के एनिमीज थे। तो ब्रिटिश ने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड को बचाने के लिए, उन्होंने जो उनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी जहां से ट्रेड होता था, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। सोल्जर्स, फौजी, जिनको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता था सिपाहीज, सिपाही। और ये सिपाही जो थे ये लोकल इंडियंस थे। इनको ट्रेन किया ब्रिटिश ने और इनको इन ट्रेडिंग पोस्ट की हिफाजत के लिए डिप्लॉय कर दिया, ताकि ये जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, ये ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट को डिफेंड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, फ्रेंच से, डच से, पोर्चुगीज से। ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट पर आते हैं और इसको रैप अप करते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स तुम लोग मर्ज कर लेना, मर्ज। ये जो लास्ट टू पॉइंट्स हैं इनको आप मर्ज करके थर्ड पैरा बना लेना। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, और जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं इनको मर्ज करके थर्ड पैरा बना लेना। अच्छा, तुम्हें पता है जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो मुगल्स का क्या शुरू हो चुका था? जल्दी से बताओ। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो मुगल्स का क्या शुरू हो चुका था या शुरू होने वाला था? डाउनफॉल शुरू होने वाला था। सही है। और ब्रिटिश ने देखा कि यार ये जो मुगल्स हैं ये तो वीक होते जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद ब्रिटिश ने देखा कि यार ये मुगल्स तो वीक होते जा रहे हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने इंडियंस को बहुत सारी वॉर्स में डिफीट किया। ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो मुगल्स थे या जो लोकल इंडियन ग्रुप्स थे उनको बहुत सारी वॉर्स में डिफीट करा। और ब्रिटिश ईआईसी इंडिया की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया। सही है। आगे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फ्रॉम ट्रेडिंग इट टर्न्ड आउट टू बी रूलिंग इंडिया। वो ट्रेडर से इंडिया के क्या बन गए? रूलर्स बन गए। ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास एक कंप्लीट आंसर है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। 7 मार्क का सवाल पूछता है, वाई वॉज ई आई सी इंटरेस्टेड इन इंडिया। मैंने 4 पैराज आपको बताए हैं। आखिर के जो 2 पैराज हैं उनको मर्ज कर देना। फर्स्ट पैरा आपके पास है, सेकंड पैरा आपके पास है, थर्ड और फोर्थ जो मैंने रीजंस लिखे हुए हैं इनको मर्ज करके थर्ड पैरा बना देना। सेम यही बातें लिख देना। 7 on 7 आपको आ जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा, हो सकता है मैंने गो थ्रू नहीं करा है, हो सकता है आया हो। ठीक है। इज एवरीवन डन टिल नाउ? जल्दी से मुझे जरा बता दो, अपडेट कर दो। आप सबको यहां तक बात समझ में आ गई है? ओके। मैं क्लास को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। 10 मिनट के बाद हम लोग रीज्वाइन कर रहे हैं। आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग जरा वॉर्स पे आएंगे, वॉर्स कि ब्रिटिश और इंडियंस की कौन कौन सी वॉर्स हुई। तो एट 6:20 शार्प आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लिएगा क्लास को, 6:20 शार्प। मैं वेट नहीं करूंगा, मैं क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू।